इंसान ने जिस तरह से पहाड़ों को काट कर मैदान बनाया है, अब पहाड़ उसके अतिक्रमणों को मैदान बनाने में लग गए हैं। उस दिन का याद ये तो आता रहेगा जिंदगी भर, कैसा भी हुआ था। कॉर्पोरेट ग्रीड है वो टेक ओवर कर गई है। When I think of the Himalayas, I imagine a world of immense ecological value. One with meandering rivers, towering mountains, and pristine forests. Yet, what truly stands out to me is the people who call these mighty Himalayas their home, and the spirit to endure the harsh life of the mountains. थक तो नहीं गए? हमारे तो ऐसा ना हैबिट है, अब शुरू से बचपन से ही लेकर चढ़ना ही पहाड़ों में है। ये यहाँ तो खुद जाके ही सब काम को खुद को ही अपने इसमें ही करना पड़ेगा, अपने बलबूते पर, क्योंकि जिसकी टांग बाजू ठीक है वही दौड़ सकता है। आओ आओ आओ। हिल एरिया में जब जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ भी पड़ेगी, ठंड को सहन शक्ति चाहिए, ठंड को संभालने की। Communities in the mountains possess a heritage that has been passed on by the previous generations. This heritage not only teaches them to live in harmony with nature, but also guides them through the trails of the challenging terrain. हिमालय पर्वत है, बर्फ पड़ती है, हर चीज जब बर्फ से ढका होता है, बिल्कुल पहाड़ियाँ बड़ी सुंदर लगती है। बर्फ में कई बार 10-10 दिन रोड बंद रहती है, फिर अप डाउन पैदल बर्फ में ही करना पड़ेगा। जैसे नारकंडा जाना है, ऊटी जाना है, पैदल मार्च ही करना पड़ेगा। However, this heritage is slowly slipping away with the modernizing world. फर्क तो क्या है, फर्क तो काफ़ी चेंजिंग हो गई है। मकान नए बन गए, नहीं तो पहले आते तो स्लेट वाले मकान थे, अब सारा स्टील छत हो गए, सारे चादर वाले, आरसीसी बन गई। ये 1992 से लेकर यहाँ की उन्नति होती रही। 2015 के बाद तो कुछ ज़्यादा ही लोगों का शौक बढ़ गया था कि मकान बनाएं, पर जो ये बरसात आई तो इससे लोगों के मन ही टूट गए। अब ना कोई 10 मंजिलें बनानी है, ना कोई 7 बनानी, अब 2 या 3, उसमें भी नीचे निचला फ्लोर बिल्कुल मजबूत शरीर से ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो आरसीसी टूट रही है, क्योंकि जहाँ बारिशों का यही कहर मचा है।
People's way of life and their growing economic aspirations are disturbing this delicate balance between nature and humanity. This is largely worsened by the unscientific and unsustainable development model adopted by the state. With rapid urbanization, the mountains now resemble plains in terms of infrastructure. But unlike the plains, all this infrastructure development in the hills comes at an ecological and a human cost. शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और अन्य जिलों से आने वाली तस्वीरें बहुत भयावह हैं। इंसान ने जिस तरह से पहाड़ों को काट कर मैदान बनाया है, अब पहाड़ उसके अतिक्रमणों को मैदान बनाने में लग गए हैं। With each passing monsoon, the fragility of the hills is exposed. Not only in the form of crumbling infrastructure, but in the loss of something infinitely more precious, something that can never be recovered. माँ जैसे अपने बेटे होते हैं ऐसे उनसे ज़्यादा होते हैं वो अपने पोते ना, ज़्यादा दर्द होती है उनकी। क्या करना, आटा गूंदना था मेरे साथ, रोटी इतनी छोटी छोटी रोटी बनाता था, आती है बोले मेरे को बनाने, बोले दादी रोटी। तब बाद में जैसे सास बहू को कई बार हो जाती घर में लड़ाई हुई है ना, तब वो छोड़ती नहीं थी मेरे पास। तब वो जाड़ी वाला दरवाजा था हमारा, उससे देखता था ऐसे करके मेरे को बाहर कहा जा रही है दादी, चुप चुप के सिर चारा ऐसी बातें करते। तो बोला जब मैं बड़ा हुआ बोला फिर मैं ड्राइवर बनूंगा, बोला गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी लाऊंगा, बोला फिर अपनी दादी जब मेरी दादी बीमार होगी फिर ले जाऊंगा, बोला गाड़ी अपनी दादी को। उसको छोड़ना स्कूल में फिर आने से फिर बैठना आराम से दिन को। मैं और बहू बैठती थी वह साथ में कमरे में दिन को रेस्ट करने। आपके अंकल जाते बकरी के साथ। अब तो दिल नहीं लगता करना, क्या करना। हमारा मकान अगली साइड था, वो ऊपर से स्लाइड हो तो टूट गया मकान पूरा ही। बारिश लगी थी बहुत ज्यादा। शाम को खाना खाया तो फिर सारे अपने अपने कमरे में सोने चल गए। तो फिर मेरा पोता है, बोला दादी, बोला अदरक दे, बोला मैंने वो काढ़ू बनाना, बोला उसकी मामी को लगा तो जुकाम थोड़ा थोड़ा है, उसने अदरक मांगा मेरे से, बोला वो बनाना, बोला काढ़ू बोला हमने। सुबह गई जल्दी जाते हुए नींद मेरी, सुबह उठी मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा उठो, मैं कहा बहुत बारिश लग गई है, आप तो ऊपर देखते नहीं और कहीं हमारा घर तो नहीं गिर जाए, ऐसा भी बोल दिया था मैंने। तो ऐसा तो इनने बोला कैसे गिरेगा, बोला ये नहीं गिरता, बोला सो जा, बोला आराम से, बोला
तो मैं मेरे को नींद नहीं आई, नहीं मैं ऐसे रह गई इधर को, ऐसे रह गई जैसे उठे हैं ऐसे ना, कपड़े के पड़े, कपड़े पे रखे वहाँ उसके ऐसे रह गई, उसके ऊपर पड़े को मैं। तब उतने में वो बिजली चमकी, गिरे रुए जैसे आसमान वो कड़काता ना, ऐसा वो है एकदम से। मैं को उठो बोलो ये क्या हुआ बोला, बोले चलो, बोले बाहर जाना, बोला बोले मोर खोल, बोला दरवाजे, इन्होंने बोला दरवाजे खोल। मैंने बोला अब कहाँ से खोलूँ मैं दरवाजा, पर दरवाजे में दिखा ही नहीं, वो तो ऐसे ही वो कैसे उल्टा होगा ना। इतनी वैसी जगह दिखी ना खिड़की से, तो खिड़की भी गिर गई थी, पीछे से पानी आ रहा था सारा। तो बोले चल, बोला इधर से चल, बोले पहले इन्होंने मेरे को बाजू, बोले तू चल, बोले पहले आगे, बोला फिर ये आए पीछे से राम राम, इनकी टांग के पास गई थी नीचे ना। तब ये भी आए बाहर मेरे साथ, बोलो वो पोता निकाल, बोला बाहर, बोला तब ये मान गया अपने किचन के साथ। बोलो देखो तो पहले सारे पूरे दब गए थे, तो वो कहाँ से निकालेंगे। जैसे बाहर देखा कि सारा प्लेन हो गया था, फिर देखा कि बच्चे की, मैं बोले भी नहीं बचे वो कि बच्चे उसी में ही दब गए। फिर हर चीज़ लकड़ हटाए, हर चीज़ को हटाना पड़ा, ऊपर से बारिश लगी हुई थी, फिर ऊपर से गिरने का खतरा और था। तो वैसी बारिश में भी तरपाल बांध के तो डेड बॉडी को निकाला ही निकाला, बोला शायद जीते होंगे। जब डॉक्टर साहब वगैरह सब थे, जब डॉक्टरों ने देखा कि वो, बोला ये जीवित नहीं है। मालूम थे अनिल कपूर, स्वप्निल और किरण देवी। वो एक बेटा है, एक पोता है, एक बहू है। मम्मी तो बुरे ही हाल थे इनके, मैंने भी यहीं रह जाना बोला, फिर उनको ज़बरदस्ती उठा के ले आए। पापा तो खैर यहाँ पे उस टाइम तक तो सारे आ गए थे, एसडीएम वगैरह मतलब सारे ही आ गए थे, राहत वाले वगैरह। तो फिर मम्मी को बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से हम ले आए ऊपर। शाम को लगा पता, फिर जब पहले से डेड बॉडी भी जला दी थी, हर चीज़ है, उसके बाद एहसास हुआ कि वाकई यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो अभी तक ही नहीं आ रहा कि हुआ कैसे। कई बार तो नींद पर बच्चे वो भी देखते मेरे से पोता मेरे साथ, तो कहीं घूमने चलो, तब जब नींद जाती फिर रोने लगती हूँ, क्या करना फिर रोना आता जब नींद खुलती कि वो कहा मेरे साथ, दिखता रहता है, क्या करना। बहू भी दिखती है, काम करने होती मेरे साथ लगी, सपने में ना दिखते रात को, सपने में दिखते हैं आपको? दिखते हैं सपने में। एक दिन वो छोटा पोता बजा रहा था ताड़ी, ऐसा कहीं नाच रहा था, गा रहा था, कहीं पता नहीं कहाँ गा रहा हूँ, चार जैसा। उस दिन का याद ये तो आता रहेगा जिंदगी भर कि ऐसा भी हुआ था। हर जगह जहाँ हम बैठेंगे वहाँ याद आएगी, जब यहाँ आएंगे यहाँ याद आएगी,
हर फोटो देख के याद आएगी। यही है, ये तो चला रहेगा। इस जगह में थे वो, यहाँ से डेड बॉडी निकाली थी, तो ये यहीं जाता है, फिर आगे जाता प्लस तक, यहाँ आगे टॉयलेट बनाया हुआ था, वहाँ तक जाता है, वहाँ तो नहीं है। अब चल पड़ा और अब कमरे में जा रहा अंदर, फिर अंदर देखिएगा है। इसे ढूंढता है। नहीं कोई नहीं बेटे यहाँ। अब देख रहा कहाँ से आएंगे। पहले ये वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ से मकान क्षतिग्रस्त हुआ। ये वाला पोर्शन है जो रोड से पानी यहाँ उतर रहा था पहले, तो बाद में जब यहाँ स्लाइड हुआ उसके बाद उसने पानी थोड़ा परे को काट दिया, फिर भी उसमें ड्रेन नहीं बनाई अच्छी तरह, तो बाद में कोई हफ्ता 10 दिन के बाद पर ला गया, जिसमें कि ये यहाँ तक पहुँचा, इस मकान तक। ये उस विधवा का मकान है। जो ड्रेन में काहे नहीं पीछे पानी को निकासी करने के लिए, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। और दोबारा भी अगर ये बारिश ऐसी ही हुई फिर गांव को भी उठा कर ले जा सकते। अगर बैकग्राउंड में देखें, जब हिमाचल बना था, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने सबसे पहले कहा था कि कनेक्टिविटी हम लाएंगे। रोड, एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 उनके थे, एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, कम्युनिकेशन के साथ उनका। रोड सब जगह पहुंचे हैं, पर जो उस समय रोड बने थे वो एक बेटर और स्टेबल और हमारे विकास के लिए थे। अब एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के हो गए हैं कि आपको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाना है, 2 लेन से 4 लेन की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक इशू है कि आप अगर 4 लेन, जो कि जिसको यहाँ का इकोलॉजी और यहाँ का माउंटेन सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा, वहाँ पर आप वो बना रहे हो। ये तो एक बात है कि आपने अगर नेचर को प्रिजर्व रखना है तो आप छोटे रोडों को पक्का रखें, ऑल वेदर बनाएं, ना कि 4 लेन करें। वो एक इशू है। बट जो रूरल रोड हैं, जो कि हमारे गांव को जोड़ते हैं, पंचायतों को जोड़ते हैं, वहाँ हमारे पास 3 इशू हैं बेसिकली, अगर उसको डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें। कि एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जिसके अंतर्गत जो है वो रोड नहीं बन सकता, वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तकरीबन 3800 के करीब ऐसे रोड हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो कि अभी मंजूरी के लिए हैं, तो वो ढलान पे हैं, तो उस पर कोई भी नॉर्म जो है वो फॉलो नहीं किए गए, पहला। दूसरा जो है, जिसमें रोड बने तो उत्तराखंड में जो है वो कंपनसेशन मिलता है ज़मीन का, जो आपको रोड के लिए देते हैं। यहाँ पर नहीं है, यहाँ गिफ्ट डीड है कि लोग अपना दे देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उसके नीचे खेत होते हैं, तो ड्रेनेज जो है आपका, वो बोलते हैं कि हमारा जो ड्रेन है वो नहीं करें, जो उसमें कल्वर्ट्स होते हैं। तो आप अगर देखें गाँव में, तो किलोमीटर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आके वो उस जगह पे चला जाता है जहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो आपको 1-2 किलोमीटर पे जो कल्वर्ट देने थे वो 20 किलोमीटर पे मिल रहे हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं उस गांव में नुकसान करेगा जहां वो एकदम से बाहर आएगा। हिमाचल का एक हाईवे ही नहीं टूटा, तमाम सड़कें यूं ही दरकती चली गईं। ऑल वेदर रोड के नाम पर बनाए जा रहे चौड़े हाईवे बारिश और नदी का जोर नहीं झेल पा रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के दौरे के बाद खुद ये स्वीकार किया। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। लेकिन सवाल कमजोर पहाड़ों और नदी के प्रवाह का ही नहीं, सड़कों के अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण का भी है।
It's not just the construction of roads that has defined Himachal Pradesh's transformation. Back in the 1990s, as the nation's economy underwent liberalization, states were tasked with generating their own revenues. Himachal Pradesh, a state blessed with promise of tourism, thriving agriculture, and the potential of hydropower, embarked on a journey of economic transformation. This surge in economic aspirations and corporate greed ushered in an unprecedented era of growth, much of which unfolded without the necessary scientific rigor and consideration of environmental implications. The resulting growth is aimed at boosting the tourism and hydropower sector, but it is being driven by a short-term vision of revenue generation. And it continues to place an overwhelming burden on the delicate Himalayan ecosystem. अगर टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो बाहर के लोगों के लिए, अगर कॉर्पोरेट वहाँ होटल बन रहे हैं वो बाहर के लोगों के लिए बन रहे हैं। 4 धाम में यात्रा में बाहर के लोग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो जो कॉर्पोरेट ग्रीड है वो टेक ओवर कर गई है। लोगों के लिए अगर विकास होगा, मैं वही बात बता रहा हूँ, शिमला में संजौली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कम से कम 3000 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें से महिलाएँ हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिमला में रह रही हैं और घर छोड़ के वो यहाँ रहती हैं। उसका दोहरा नुकसान है कि वो अपने परिवार से दूर हैं। दूसरा नुकसान ये है कि यहाँ अगर फ्लैट बनेंगे तो यहाँ पर बोझ पड़ेगा। तो क्यों नहीं हमारे गाँव में शिक्षा वैसी मिले, क्यों नहीं हमारे गांव में स्वास्थ्य ऐसा मिले, क्यों नहीं हमारे गांव में रोजगार के अवसर मिले। अगर वो होंगे, मोटी बात ये है कि जो लोगों के लिए अगर विकास होगा तब होगा। अगर आप कॉर्पोरेट के लिए विकास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान इसमें होगा। अभी तो ऐसा चलो है, अब लोग ऐसा कि यहाँ अपनी डेवलपमेंट का ही सोचते हैं, दूसरा जैसा मर्जी करे वो कौन पूछेगा। तो पहले आपके साथ आपका पोता भी आया करता था? बिल्कुल, वो भी साथ होता था कई बार। दादा हमने ऐसा करना है, अरे क्या करना है, कई बार जंगल भी आता था। तो आपको क्या मुश्किलें हैं अब यहाँ से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने में? अब तो बड़ी मुश्किलें, जैसे मकान बनाना है, बगीचा मेंटेन करना है। अब ऐसा कि अब नहीं तो 6 होने थे, 6 काम करते तो उसे मुश्किलें कम हो जाती है। अब 3 घट गए, 3 बाकी, तो 3 में मुश्किलें और बढ़ जाती है। लेकिन खैर आपके पास ये है सब, कुत्ते हाँ, बहुत बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक एपिसोड के तौर पे ना देखें, कुछ लोगों के घरों के तौर पे ना देखें, आंकड़ों के तौर पे ना देखें। वो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आंकड़ों के पीछे की जो ज़िंदगी है, जिनके मकान गए हैं उनकी जो है वो ज़िंदगियाँ चली गई हैं। उनके लिए वो एक मकान नहीं था, पूरी ज़िंदगी थी। तो अगर उनको अगर कुछ एक कंपनसेशन से काम नहीं बनेगा, उसके से हम सीख लेते हुए अगर हम वहाँ के विकास के लिए कुछ कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बनाने की चीज होती तो बन जाती, सामान तो मकान भी बन जाएगा, सामान भी आ जाएगा ना। सब कुछ आदमी कहाँ से ला सकते हो, छोटा बच्चा रहता, छोटा ज्यादा याद आ गई पर घास डाला, कभी नहीं बर्तन में कहीं खाना खुना बनाए पर कभी बकरी के साथ ऊपर ऐसे बनाती, फिर अपना नर पड़े, कभी इधर गाँव कैसे के पास बैठे, कभी बात कभी 2-4 बाकी जब तो पहले होते फिर तो बहुत याद आती, तो क्या करना। किसको याद करते हैं आप सबसे ज्यादा? अपने पोते को उसी की याद आती ज्यादा।
हिमाचल में तो कभी भी भूकंप जो है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो बिल्डअप हो रहा है, जो प्रेशर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से कभी भी भूकंप आ सकता है। आप ये देखें कि शिमला में अगर 7-8 रिक्टर स्केल पे आ जाएगा तो आएगा आएगा। हाँ, ये है, ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो यहाँ से शिमला शहर से कोई 45 किलोमीटर तथा पानी वहाँ से क्रॉस हो रहा है, और वो जो है वो देहरादून को निकलता है जो टॉन्स वैली से होते हुए, तो यहाँ पर आएगा ही। और अगर वो आएगा तो शिमला शहर की प्रेडिक्शन है कि 25 से 30 हज़ार लोग एक साथ एक उस झटके में ख़त्म हो सकते हैं। जो अर्थक्वेक जो प्रोन इलाका है वहाँ पर किस टाइप से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो है वो हो, रेट्रोफिटिंग कैसे हो, मोटा सा कि वो आपके जो मिस्त्री हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। जो आपके पुल बनते हैं, हाइड्रो पावर बनते हैं, उनके लिए तो वो तो इंजीनियर्स बनाते हैं। क्या आप अपना मकान इंजीनियर से बनाते हो? नहीं, ठेकेदार से बनाते हो। ठेकेदार क्या इंजीनियर है? नहीं, वो मैप तो इंजीनियर बना देगा या आर्किटेक्ट बना देगा, बट असल में वो मकान कौन बना रहा है? तो एक्चुअली करने की ज़रूरत है नीचे ज़मीन पे। शिमला में बैठ के बात करने से नहीं होगा। आपको इसमें कोई दरअसल कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। आपके पास जितनी जानकारी है उसके आधार पे अगर आप कानून सही बनाएं, 4 चीज़ें अगर कर दें, एक कानून सही बनाएं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, दूसरा कैपेसिटी बिल्ड हो, तीसरा जो है लगातार प्रयास इसमें रहें प्रिपेयर्डनेस के, तो सब संभव हो सकता है।